अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू 66 न्यूज़। मैं हूं जुल्करनैन इकबाल। प्रोग्राम का नाम है अंधा कानून। मेरे साथ हस्बे मामूल सीनियर सहाफ़ी साकिब बशीर साहब मौजूद हैं और सुहेल रशीद। समा टीवी से इनका ताल्लुक है, 92 न्यूज़ से ताल्लुक है साकिब बशीर साहब का। सबसे पहले बात करते हैं साइफर केस की। साकिब बशीर साहब आज अडियाला जेल के बाहर कुछ 4 घंटे इन्होंने चक्की पीसी है, तो लेकिन बस वो खाली चक्की पीसते रहे या कह रहे पानी में मदानी मारते रहे। वो जज साहब का जो ऑर्डर था कि मीडिया आ सकता है, ओपन ट्रायल के तकाजे पूरे किए जाएंगे, हाई कोर्ट ने भी ये अहकाम दिए थे, वो कितने पूरे हुए और समाज कितनी खुली थी, ये साकिब बशीर साहब बताएंगे। साकिब साहब, किस हद तक ओपन कोर्ट थी, ये क्या मामला था? वैसे तो जज साहब ने ओपन कोर्ट और ओपन ट्रायल का ये ऑर्डर किया था और एक जुडिशल ऑर्डर है और उसकी आज जो है वो धज्जियाँ बखेरी हैं। जो सुपरिटेंडेंट हैं अडियाला जेल के असद वड़ाइच, वो अदालत को कुछ और बताते रहे हैं और बाहर आके उन्होंने कुछ और किया है। अदालत को उन्होंने कहा जो बंदे बाहर आएंगे हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, अंदर लेके आएंगे, और बाहर आके उन्होंने बिल्कुल कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस नहीं थी। वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया के लोग थे, यहाँ पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के कोर्ट रिपोर्टर्स थे ख़ास तौर पर, जो मतलब वहाँ पे आए थे और सुबह 7:45 तकरीबन वहाँ पे पहुँचे हुए थे। तो 12 बजे तक उनको एंट्री नहीं दी गई। 2-3 दोस्तों को दी गई और वो भी आखिर में दी गई जब जो है वो समात ख़त्म हो चुकी थी। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पता नहीं क्या डर है कि जो इमरान खान है उसकी जो प्रोसीडिंग है उसको खुफिया रखना है, उसको छुपा के रखना है, उसको पता नहीं क्या मतलब। आप सोचें ना कि वहाँ पे हम जो SOPs हैं जेल के, उन SOPs के मुताबिक ही जेल में एंट्री चाह रहे थे कि हमारे मोबाइल हमने गाड़ियों में रख दिए, ईच एंड एवरीथिंग जो मतलब ऐसी थी प्रोहिबिटेड उसमें आती थी, तो हमने उसमें रख दी गाड़ियों में कि हम जाने के लिए तैयार थे। लेकिन 4 घंटे तक सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने, असद वड़ाइच ने जज अबुल हसनात साहब का जो ऑर्डर था उसको वायलेट किया, उसकी धज्जियां बखेरी और फिर झूठ बोला जाके जज साहब के सामने। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और प्रोसिक्यूशन भी मेरा ख्याल है कि आज 2 दफ़ा बाइकाट किया इमरान खान के जो वकला हैं उन्होंने। इमरान खान ने रोस्टम इसी वजह से छोड़ा और उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली अपने वकला को कहा कि आप जो है वो इस पर एहतजाज करें, बात करें और छोड़ डालें, कि और उन्होंने छोड़ डाला। और उन्होंने ये कहा कि आप पब्लिक को बुलाएं, उसको मीडिया को बुलाएं, और पब्लिक भी वहाँ पे कौन सी, वो वकील कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है, बाहर हम खड़े थे, हमने नहीं देखा किसी पब्लिक वाले बंदे को अंदर जाते हुए। अब वो कौन थे कुछ पता नहीं है। तो ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, बड़ी मतलब आपका 3-4 माह ज़ाया हो गए हैं ट्रायल में। और मेरा ये ख्याल है कि अब जिस तरह ट्रायल अब ये आगे बढ़ाया जा रहा है, आज जो कुछ हुआ, जिस तरह मीडिया के साथ हुआ, तो ये सीरियस सारी चीजें रिपोर्ट हो रही हैं, कल इनके खिलाफ जाएंगी। अगर मतलब इसी तरह ही इन्होंने आगे चलाना है। जज साहब का क्या रद्द अमल था इस सारी चीज के ऊपर? वो तो आप सबको जानते हैं कि कौन सहाफी उनकी कोर्ट में डेली आता रहता है, रूटीन में कवरेज डिफरेंट केसेस में। इस केस पे वो नहीं आना चाह रहा, ये उनके स्टाफ से रब्ते कर रहा, फिर भी नहीं थे, वकला एहतजाज कर रहे थे। तो जज साहब क्या कह रहे थे कि बस ठीक है ठंड रखो, या उन्होंने को जज साहब जो है कल उनसे बड़ी बात हुई थी बड़ी तफसील के साथ। उन्होंने कहा बिल्कुल आपको कोई मसला नहीं होगा, आपकी हर सूरत में एंट्री होगी और आपकी एंट्री के बगैर समात भी नहीं होगी। लेकिन जज साहब को खिलाया जा रहा है, वो सुपरिटेंडेंट साहब जो है वो खिला रहे हैं। तो जज साहब को ये सोचना चाहिए कि जज साहब मेरा ख्याल बच्चे नहीं है, सॉरी आपकी बात काट रही है, वो 16 साल के बच्चे, ठीक है। वो जज साहब जो है ना, हर बार जो है ना आप लोगों से, भाइयों से हमारी डिस्कशन होती है तो पता चलता है कि ओपन कोर्ट में उनका जो है ना मिजाज बिल्कुल ही अलग होता है, और बाज़ बार पता चल रहा होता है कि नहीं जी ये तो कन्विंस ही नहीं है इस केस से भी, और ऑर्डर आता है तो वो उतना ही सख्त होता है। सारों को पूरा रख रहे हैं वो जज साहब, ठीक है जी। वो दिलेर ही हैं जी हाँ, दिलेर हैं, ये दिलावर नहीं है, दिलेर हैं। सारों को पूरा रख रहे हैं। उन्होंने अपने ऑर्डर में सबसे पहली बात, आप कह रहे हैं ना कि तौहीन अदालत हो गई, उन्होंने अपने ऑर्डर में मीडिया का जिक्र किया ही नहीं था। उन्होंने कहा था कि वकला जाएंगे, फैमिली जाएगी, और भी जो कोई जाना चाहे, जो कोई मीडिया, जो कोई नहीं है, और भी जो कोई से के जुमले से ना सुपरिटेंडेंट को शय मिली है कि फिर मेरी सवाबदीद है कि और जो कोई जाना चाहे तो उसका क्या होगा। तो उसकी सवाबदीद में आप शामिल नहीं थे, उसकी इसलिए उसने रोका। उसमें मामला ये है ना कि उसमें उन्होंने लिखा है कि जेल ट्रायल ओपन ट्रायल है या ओपन कोर्ट है। तो अब अगर आप जब ओपन कोर्ट कहते हैं तो ये हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या बाकी अदालतें, इनको ये ओपन कोर्ट का एक तस्वर है पूरा ना, एक कंसेप्ट है। तो ओपन कोर्ट जब कहते हैं तो उसमें मीडिया एक्सक्लूड ही नहीं होता, इसी डेफिनेशन में मीडिया आ जाता है। अगर जो सुपरिटेंडेंट साहब या बाकी लोग जो है सुपरिटेंडेंट साहब को इतनी समझाएगा, वो इतना भी ओपन कोर्ट नहीं है ना, है तो जेल के अंदर नहीं, सब्जेक्ट वो मुझे लतीफ़ा याद आ रहा है, कोई फ्रूट की 2 दुकानें जुड़ी हुई थी, तो एक फ्रूट वाले का बच्चा ना वहाँ पे उसके दूसरी वाली से दुकान से उठा के फ्रूट अपनी टोकरी में डाल रहा, तो उसने कहा यार देख बच्चा तेरा क्या कर रहा है, तो उसने कहा यार बच्चा है,
तो उसने कहा तेरी तरफ से मेरी तरफ क्यों नहीं डालता, उसने कहा एडा भी बच्चा नहीं है। ठीक है, तो आप जेल के अंदर जो अदालत लगी है उसको इतना ओपन तो ना कहें। अच्छा, एक और बात जो है एक और चीज मैं आपको इसमें थोड़ी सी आपके सवालिया निशान में आपसे ऐड करूंगा। हुदैबिया का केस जब चल रहा था तो मोहतरम चीफ जस्टिस जो मौजूदा हैं काजी फैसल साहब सुन रहे थे उस केस को। उसमें उन्होंने जो नवाज शरीफ का अटक जेल में ट्रायल हुआ था, अटक किले में, उसके ऊपर एक लंबी चौड़ी तहरीर लिखी थी। वो भी बड़ी वाज़ेह और पब्लिक है कि जनाब ओपननेस फेयरनेस का मतलब होता है कि खुला ट्रायल हो, जेल के अंदर कोई ट्रायल ओपन नहीं हो सकता, लटरम पटरम काफ़ी सारी बातें की थी। उस सारे की रोशनी में ये मौजूदा जो ट्रायल है, चले आज का दिन तो निकाल दें, आज तो जो होना था हो गया, ये पूरे का पूरा ये ट्रायल आपको फेयर और ओपन नजर आता है? और क्या सुप्रीम कोर्ट अपने इस ऑर्डर की वायलेशन मैं एक बात ऐड कर दूं, जब ये इस तरह के बड़े लीडर्स का ट्रायल होता है ना, तो मियां नवाज शरीफ साहब हालांकि पेश होते थे तो उसके बाद उनको एक मैराथन ट्रांसमिशन और लाइव कट मिलता था, ठीक है, नैब कोर्ट में, और डेली पेश भी वो इसीलिए होते थे कि सारा दिन उनका ना बयान चलता था, केस पीछे रह जाता था। लेकिन जब कोर्ट रूम के अंदर हम उनसे बात करने की कोशिश करते थे ना, अचानक बीच में ना एक लोगों की एक कतार खड़ी हो जाती थी, पता नहीं कैसे, तो हम बड़ा उनसे लड़ झगड़ के आगे जाया करते थे कि यार बात करने दें, ठीक है। तो वो लोग जेल के अंदर तो ज़्यादा मेरा ख्याल है इन्फ्लुएंशियल होंगे। अब जेल के माहौल से हर बंदा वाकिफ़ नहीं होता। 3 बंदों को जब सारा कुछ गेट पर लेके साफ़ियों को अंदर लेके जाएंगे कि जी यहाँ पे जेल में आप देख लें वो खान खड़ा है और वो ट्रायल जारी है, तो वो तो ऐसे ही होता है कि जैसे आप किसी जगह तो बस विजिट कराते हैं लेके जी इधर ये हो रहा है इधर ये हो रहा है, उसमें ट्रायल कवर तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, साथ साथ आप रिपोर्ट नहीं कर सकते, आपने पूरा दिन सुनना है और एंड पे आगे रिपोर्ट करना है। तो मेरा ख्याल है एक्सेस मिली भी तो वो जो एक जिस तरह बाकी कोर्ट से रिपोर्टिंग हो रही है, जी, जेल के अंदर कायम जो है ना उससे नहीं हो सकता। आप इसको ज़्यादा सेफ जगह पे कर सकते थे। चलें पुलिस लाइन में आपकी एक एक्सपीरियंस मौजूद है ना, आप वहाँ पे इमरान खान की समातें कर चुके हैं, आप वहाँ पे कोर्ट कायम कर दें फुल सिक्योरिटी में। यार पुलिस लाइन में इजाफी नफरी इतनी लेटी होती है, आप मुकम्मल सिक्योरिटी दे सकते हैं। बिल्कुल, आप वहाँ पे इनको पेश करें, वहाँ जज साहब बैठे हैं और एक SOP तय पा जाए कि जी इतने साफ़ी अंदर जाएंगे, फहरिस्तें दे दें। नवाज शरीफ का केस भी कवर करने हम फहरिस्तें दी हुई थी, उसके मुताबिक डेली टिक होता था और बंदा अंदर जाता था और पूरी तलाशी लेके पूरा SOP था कि फ़ोन आप साथ नहीं रखेंगे, तो हम जाते थे। वैसे ही यहाँ भी एक सेटअप बनाया जा सकता है और उसमें अंदर जाके तो जब कमरा अदालत में बैठे हों इमरान खान, तो वहाँ पे तो मेरा ख्याल है किसी से भी बात हो सकती है। तो वहाँ पे अगर वो बातचीत भी नहीं, किससे वो करते हैं, आज जो है वो 1-2 दोस्त जो गए थे उन्होंने बात करने की भी कोशिश की तो उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया वहाँ की जो सिक्योरिटी थी। तो इट मीन कि ये तो एक चीज़ तय हो गई कि इमरान खान क्या बोलता है, क्या सोचता है, क्या सूरत हाल है, उसको बाहर आने से रोकना भी एक बात वही है ना। साथ ये भी बताएं मुझे कि ट्रायल नहीं है। हाँ, पहले तो चलिए इमरान खान का बयान चेयरमैन PTI करके हम चलाते थे कि चेयरमैन PTI का साइफर में ट्रायल हो गया, चेयरमैन PTI जनाब उन पर फर्द जुर्म आयद होगी, चेयरमैन PTI की जमानत की दरख्वास्त दायर हो गई। अब तो वो चेयरमैन PTI भी नहीं रहे, तो हम क्या कह के लिखेंगे? बानी PTI बरवज़्न बानी MQM, बानी मुतहिदा बानी लिखेंगे, बानी PTI या साबिक चेयरमैन बानी PTI। जैसे आप अल्ताफ हुसैन को बानी MQM कहते हैं, वैसे ही इनको बानी PTI मतलब कोई ना कोई रास्ता आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। आप ये समझें, आप ये समझें कि आपको कहीं से कोई जो है रिलैक्सेशन मिल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको खुद ही रास्ता निकालना है कि आप क्या बानी PTI। मैंने तो आज लिख भी लिया है एक रिपोर्ट में अच्छा, बानी PTI। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, अब आगे चलते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है आज के सुप्रीम कोर्ट में, जो एक खत इमरान खान साहब की जानिब से लिखा गया था चीफ जस्टिस को, उसका एक बड़ा शदीद किस्म का जवाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दिया और पीले रंग के लिफाफे में आए खत के ऊपर सवाल उठाया कि जी ये तो ना मीडिया को कैसे पहुँच गया मुझे मेरे तक आने से पहले। तो सुहेल रशीद साहब और साकिब बशीर साहब दोनों से मैं पूछूंगा, काजी साहब जब आसिफ सईद खोसा साहब को खत लिखते थे अपने रेफरेंस के मामले पे, गुलजार साहब को लिखते थे, फिर वो बदयाल साहब को जो खतूत लिखते थे, वो उनके चैम्बर में बाद में जाते थे, मखसूस 3-4 सहाफ़ियों को पहले आ जाते थे और वो मीडिया के जीनत बन जाते थे। कई दफ़ा हम फिर चीफ जस्टिस चैम्बर से अपने सोर्सेज से चेक करते थे कि सर ये कोई लेटर है तो हमें भी भेज दो। वो कहते थे ये अभी तक तो हमने TV पे ही देखा है, हम तक पहुँचा नहीं अभी। तो ये जो मामला है इसको कैसे देखते हैं कि अपने खत खुद लीक कर दिए जाएं और दूसरे का कोई खत आए तो वो भी जेल से जो उठ के आ रहा है और वकील के जरिए आ रहा है, तो वो तो 50 जगहों से घूम के आ रहा है, वो खुफिया दस्तावेज तो थी नहीं जिसके ऊपर इतना शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल दिया गया चीफ साहब की जानिब से। क्या कहेंगे? देखें, सबसे पहले तो मैं जो रद्द-ए-अमल आया ना उस पर बात करता हूँ। इमरान खान ने खत लिखा था कि जी हमारे लोगों को जो जबरी गुमशुदगी है उस पर नोटिस लें। उसका जो रद्द-ए-अमल आया सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज़ है और उसका आगाज़ ऊपर सुप्रीम कोर्ट का वही मोनोग्राम लगा हुआ है, इसमें आयत का वो हिस्सा लिखा हुआ है फ़ाहुक्म बैनुन्नास बिल हक़, लोगों के साथ दरमियान
हक के साथ इंसाफ करो। अगला जुमला चूंकि लिखा नहीं हुआ ना, अगला इसका जो आयत का हिस्सा है ना उसका तर्जुमा है और नफ्स के ख्वाहिश की पैरवी ना करो। ठीक है, ये बहरहाल ये हमने एक आयत का हिस्सा पूरा कर दिया। काजी साहब भी बहुत हवाले देते हैं। अब प्रेस रिलीज शुरू हो रही है जी कि 1 दिसंबर 2023 को 12:25 पर अब टाइम भी दिया जा रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा वकूआ हुआ है। वकूआ क्या हुआ है कि जेल से एक वज़ीर आज़म ने खत लिखा है यार। ठीक है, 1 दिसंबर 2023 को 12:25 पर 7 सफ़ात की दरखास्त, मास 77 सफ़ात, अच्छा, फिर इन ब्रैकेट दस्तावेज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में मौसूल हुई। अब इसको खत नहीं कहा जा रहा, जान की। हाँ जी। दस्तावेज टाइप की गई दरखास्त, तरतीब दिए गए जदूलों और फोटोकापियों कुल 84 सफ़ात पर मुश्तमिल है। अच्छा, जो जर्द रंग की पेपर बुक की सूरत में है। ठीक है। आगे मिसाल दी गई है जैसी सुप्रीम कोर्ट में दायरे के लिए इस्तेमाल की जाती है। पूरा अब ना उसकी रपट दर्ज की जा रही है कि बहुत बड़ा क्राइम हो गया है। ठीक है, दस्तावेज तैयार करने वाले वकील के का नाम और राब्ते की तफसीलात दस्तावेज में ज़ाहिर नहीं की गई और ये इस तरह की चीज़ें, और नीचे जाके रखा जा रहा है कि जी बड़ा हैरान कुन है कि ये सील लिफाफा पहले ही मीडिया को जारी हो गया। भाई लोग तो ओपन खत भी लिखा करते हैं कोर्ट्स को, वो आप उसकी निटी ग्रिटी में जा रहे हैं, उसके कंटेंट पे जाएं। अच्छा जी, सब यकीन रखें कि चीफ जस्टिस को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का बखूबी इदराक है, उन पर दबाव डाला जा सकता है, ना वो जानिबदारी करेंगे। यानी कि एक तासुर ये दिया गया है कि इमरान खान ने ख़त लिखकर उन पर दबाव डालने की कोशिश की है कि आप हमारे साथ जो कुछ हो रहा है इस पर नोटिस लें, और लिहाजा ये बड़ा एक दबाव डालने की कोशिश की गई है और इसको पूरा जो है ना एक तरतीब दिया गया, उनके सेक्रेटरी की जानिब से एलामिया जवाबी जारी किया गया है। तो बात आपने बिल्कुल ठीक की कि माजी में इनके केस के दौरान हर चीज़ रिपोर्ट होती थी, इनका हर रिप्लाई रिपोर्ट होता था और कोर्ट में आने वाली हर चीज़ पब्लिक होती है। कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर होती है वो फिक्स होने से पहले रिपोर्ट होती है, होती रही है, होती रहेगी। और अगर किसी ने ख़त लिखा है चीफ जस्टिस को और उसने पब्लिक कर दिया तो कोई जुर्म नहीं किया, कोई खुफिया उसके लिए नहीं था, कोर्ट के लिए कोई सील्ड एनवेलप नहीं आया था बाहर से। ठीक है जी, कि उसको आपने कोर्ट में ही खोलना था, उस पर ऐसी कोई शर्त नहीं थी। एक प्राइम मिनिस्टर के ख्यालात थे जो उनके वकील ने लिख के पहुंचा दिए जी कि चीफ जस्टिस साहब ये मामला है, हम आपके नोटिस में लाना चाहते हैं, और उसमें लिखा हुआ है जी कि सुप्रीम कोर्ट को इससे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और ऐसा ना हो गया। अच्छा साकिब बशीर साहब, इसी हवाले से एक उसमें यह भी लिखा गया कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से उस पार्टी के वकला पेश हो, उन्होंने बड़े अपने दलाइल दिए, सारा कुछ किया, अगर ख़त लिखना उनको दबाव लग रहा है चीफ जस्टिस साहब को, तो वो एतजाज हसन साहब वाली पटिशन फिक्स कर दें। उसमें ऐसा क्या हमारे माने हैं कि वो ही एतजाज हसन साहब जिन्होंने तहरीक वकला के लीड की, तो काजी साहब डायरेक्ट चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट बने थे। इस जो खत था उसमें यही हवाला दिया गया था कि इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि वो दरख्वास्त एतजाज हसन की आई थी, वो आपने फिक्स नहीं की, वापस कर दी। अब कंटिन्यू। अच्छा, मैं इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा। एक चीज़ तो ये है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं और हमें अभी भी बहरहाल मुझे तो तवक्कुआत हैं, और उनको ये पता होना चाहिए कि उनके 6-8 महीने और हैं। 6-8 महीने यहाँ बैठ कर हम उनका वो सारा अहाता कर रहे होंगे कि उन्होंने किया क्या है। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को जस्टिस अतर मिनल्ला से सीखना चाहिए। किस तरह कि जस्टिस अतर मिनल्ला के ख़िलाफ़ कंपेनें होती रहीं, बज़ाहिर ऐसे लग रहा है, एक तासुर मुझे मतलब उभर रहा है सुप्रीम कोर्ट से कि क्योंकि पीटीआई के दौर में रेफरेंस दायर हुआ और हमने खुल के मुखालफत की, आज तक करते आए हैं, पीटीआई ने गलत किया, क्योंकि इमरान खान की पार्टी उनके खिलाफ रही है, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, क्योंकि सारा कुछ होता रहा है, तो आज वो जज के मनसब पर फाइज हैं। उनको लॉ और आइन और कानून के मुताबिक देखना चाहिए, ना ये देखना चाहिए कि ये मेरा मुखालिफ था और ये मेरे हक में था। ये वही उसी आंख से देख रहे हैं, उसी आंख की वजह से आज उन्होंने ये लेटर लिखा, इसी वजह से आज 2.5 माह हो गए हैं उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है। ये उनकी तारीख लिखी जा रही है। एक बात तो ये, दूसरी जो मीडिया पे वो कह रहे हैं कि मीडिया को आउट हो गया, काजी साहब को ये सोचना चाहिए कि आपके खिलाफ रेफरेंस जो था वो सारा मीडिया पे लड़ा गया, आपने लड़ा मीडिया को साथ मिला के, आप हर चीज़ मीडिया के साथ शेयर करते थे, सारे रिपोर्टर जानते हैं, आप शेयर करते रहे हैं, तो इसमें कौन सी क़यामत आ गई। फिर ये है कि जो पैरामीटर्स आपने अपने लिए सेट किए। अब दूसरी में बात करूंगा जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, अब उनके खिलाफ जी
फर्ज करें ओपन एंड शट केस है, मैं ये नहीं कहता कि वो गिल्टी साबित हो गए या नहीं हुए, उनके खिलाफ केस साबित होना है, ठीक है, उनके पास एविडेंस होगा। मसला ये है कि जो ग्राउंड आपको मिली, जिस तरह आपने फेयर ट्रायल मांगा और सुप्रीम कोर्ट को कहा कि मुझे दें, इसी तरह उनको भी दें। जो आप अपने लिए मांगते रहे हैं वो दूसरों को दें। साकिब साहब, ये प्रैक्टिस एंड डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये कोई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ये कहता है कि 14 दिन में आपने दरखास्त हर सूरत मुकर्रर करनी है, आप पाबंद है उसके। मंडे को 14 दिन पूरे हो रहे हैं, 20 नवंबर को दायर हुई थी मुजाहिर नकवी साहब की पहली दरखास्त, भले वो इंफ्रैक्शन हो गई, दूसरा शोकाज आ गया, आपने जुडिशली डिसाइड तो करना, अभी तक उसका नंबर नहीं लगा। ये जो कानून की खिलाफ वर्जी मोहतरम चीफ जस्टिस साहब खुद कर रहे हैं, बल्कि मोहतरम तो नहीं कहना, उन्होंने खुद मना किया है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कानून की खिलाफ वर्जी के खुद मुर्तकिब हो रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे? तो इसका अजाला कहां से होगा? क्या ये कोड ऑफ कंडक्ट की भी खिलाफ वर्जी होगी कि अगर कोई जज कानून की खिलाफ वर्जी करे तो? नहीं, बिल्कुल, मतलब मैं तो वो सिंपल सी बात कह रहा हूं कि आप जो है वो मतलब आप बड़े आइन पे चलने वाले थे, आज जो कुछ हो रहा है बहुत तबाही है, ये तारीख में लिखी जाएगी। और आप चीफ जस्टिस हैं तो सेम वही ग्राउंड जो है वो बाकियों के लिए भी रखें जो आप करते रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे सत्तर मिनल्ला की मैंने मिसाल इसलिए दी, 10 अप्रैल 2022 को सोहेल साहब मौजूद हैं, 10 अप्रैल 2022 से पहले पीटीआई ने बहुत कंपेन की, इनकी फैमिली को पता नहीं क्या क्या। 10 अप्रैल 22 के बाद सबसे पहले रिलीफ लेने वाले ये थे, देने वाले वो थे, क्योंकि लॉ के मुताबिक उनका रिलीफ बनता था, वो दे रहे थे। ये नहीं कि किसी को देखा इसने मुझे गालियां निकाली हैं। तो इसलिए जैसे काजी फाइज ईसा साहब को मतलब वो चीज़ जो है अब बुलानी पड़ेगी। वो एक सबसे बड़े इस मुल्क के इंसाफ के सबसे बड़े मनसब पर कायम है, बैठे हुए हैं, तो उनको उस एंगल से देखना चाहिए। बहरहाल वो करते रहें जो मर्जी है, लेकिन 6-8 महीने बाद उनकी भी तारीख जो है वो लिखी जा रही है, उस तारीख में लिखा जाएगा। उन्होंने जो है ना अफसरान को साहब लिखने से रोक दिया था, सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा, ये बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा कि ये इस मुल्क की अदालतें बेतुकीर हुई, इस मुल्क का सिस्टम बेतुकीर हुआ, इस मुल्क की पुलिस, इंतजामिया, FIA, हर चीज बेतुकीर हुई, ये लिखा जाएगा, ये उनको जेहन में होना चाहिए। सबसे ऊपर लिखा जाएगा 2 गाड़ियां नीलाम करेगा जी, पैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे खर्च करें। चले वो एक अच्छा, वो इलेक्शन की एक अच्छा अच्छी चीज समझता हूँ। लेकिन देखें बात जो साकिब साहब ने की कि उनके पास वक्त थोड़ा है और उनके पास एक ऐसे क्रूशल टाइम में वो आए हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं, जब उन्होंने इंसाफ करना है लोगों के दरमियान हक के साथ, और करनी है चीज़ें, और चीज़ों को दरखास्तों को दबा के नहीं बैठना। ये 3 रुकनी कमेटी में अगर 2 की उनको अक्सरियत हासिल है तो अब पता ये भी करना है कि उसको मिसयूज ना करें, मिसयूज नहीं करना। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे उस वक्त जस्टिस आयशा मलिक सवाल उठा रही थी ना, वो उसका पहला जो है ना प्रैक्टिकली इम्पैक्ट नजर आना शायद शुरू हो चुका है कि उसमें 2 जजेस वो हैं जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के भी रुकन हैं, ठीक है जी, और सीनियर तीनों जजेस हैं, तीनों ठीक है। अच्छा चलें, 2 की राय ये है कि केस काबिल समात है उधर। यहाँ इनकी दरखास्त को वो दोनों बैठ के क्या देते हैं जी, नहीं ये तो आर्टिकल 184(3) पे बनती ही नहीं है। कैसे नहीं बनती? उनकी अपनी दरखास्त 184(3) में सुनी गई है, सखार चौधरी साहब की। आप वो कह देते हैं कि इनकी नहीं बनती, आप वो कह देते हैं कि इनकी नहीं बनती, ठीक है, तो मामला किसी और तरफ चला जाएगा। मुझे ये लगता है कि पता नहीं मेरा वहम हो सकता है कि शायद वो सोशल मीडिया ज़्यादा देखते हैं और कुछ लोगों को ज़्यादा देख रहे हैं, उससे वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जो चीज़ वहाँ चल रही होती है उसको वो मुकम्मल सच मान लेते हैं और कहते हैं कि ये मैं एक लाइन वैसे कहूँगा, ये आज जो रद्द-ए-अमल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ना ये तरीकाकार है, ना सेक्रेटरी जो है कोई उनको जो है वो तमगा देगा जनाब के चीफ जस्टिस साहब किसी से डरते मरते नहीं है और प्रेशर नहीं लेते, ये कोई तरीकाकार नहीं है और ना इस रद्द-ए-अमल की जरूरत थी। आप जो है वो ये तो एक जैसे सियासी जज के फैसले ही बोला करते हैं। फैजाबाद धरना केस में काजी फायज ईसा साहब का तारुफ है वो टाइटल, क्योंकि वो फैसला है। बाकी ये प्रेस रिलीजें, किसको क्या लिखना है किसको क्या नहीं लिखना, खाकी रंग के लिफाफे में क्यों आया, मीडिया में पहले क्यों चला, ये सब वैसे इतनी जल्दी तो पीटीआई नून लीग पीटीआई पे रद्द-ए-अमल दे दी, इतनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट ने एक रद्द-ए-अमल दिया, तो पता नहीं ये सियासी किस्म का रद्द-ए-अमल देना नहीं चाहिए था। एक छोटा सा वाकया सुनाऊंगा आप लोगों को भी और अपने पार्टिसिपेंट्स को भी, उसके बाद इजाजत चाहेंगे। आसिफ सईद खोसा साहब के साथ जो उनके आखिरी 1-2 दिन थे, जर्नलिस्ट जो प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट है, मैं उस वक्त उसका सेक्रेटरी था, तो मेरी क़यादत में वफ्द गया सहाफ़ियों का, हमको 35 के करीब लोग थे। उसमें मतीउल्लाह जान साहब भी मौजूद थे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मतीउल्लाह जान ने आसिफ सईद खोसा साहब से एक सवाल पूछा था, तो जवाब में खोसा साहब ने उन्हें कहा कि मतीउल्लाह जान साहब, काजी फायज ईसा साहब ने जो आपको ख़त लिखा था मेरे नाम पे, वो आप तक कैसे पहुंचा था, हमने इसकी इंक्वायरी करवाई और हम पहुंच गए थे कि कहाँ से आया। मती साहब ने कहा जी अच्छा आप बता दें कहाँ से आया। खोसा साहब ने कहा कि जब भी खत लिखा जाता है 1 से ज़्यादा लोगों को, तो जिसको कॉपी दी जाती है उसके नाम के ऊपर टिक किया जाता है कि ये कॉपी इसको जा रही है, ये कॉपी इसको जा रही है, और सबको पता होता है कि टिक लगा हुआ नजर आ रहा होता है सामने।
उन्होंने कहा कि जो खत आपने चलाया था अपने वीलॉग के अंदर और उसको बाद में फिर बाकी मीडिया ने भी चलाया, उसके ऊपर कोई टिक नहीं था। क्योंकि कोई टिक नहीं था तो इसका मतलब है किसी रिसीवर ने नहीं, वो बल्कि राइटर ने या भेजने वाले ने उसको लीक किया था। तो हम चाहते तो ये भी एक केस बना सकते थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, लेकिन हमने एहतियात बरती इसके ऊपर। तो वो जो आज कह रहे थे ना कि जी मीडिया तक कैसे पहुंच गया, वो थोड़ा सा साहब थोड़ा सा झांक लें। बाकी इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए 66 न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।